नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में बात होगी उत्तर प्रदेश की सभी खबरों की, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। आज शाम 7:30 बजे सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने महाविकास अघाड़ी को बहुमत नहीं दिया था। चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन का चुनाव हुआ था और जनता ने वोट किया था, लेकिन शिवसेना ने धोखा दिया। कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, उन पार्टियों के साथ चले गए जिनके साथ बाला साहेब ठाकरे कभी नहीं जाते, और इसके लिए शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को भी ताक पर रख दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सत्ता के लिए शिंदे को समर्थन नहीं दे रहे, बल्कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आए हैं। वहीं शिंदे ने आभार जताया और कहा कि महाविकास अघाड़ी के साथ जो गठबंधन था वो स्वाभाविक नहीं था। हमारा स्वाभाविक गठबंधन शिवसेना का बीजेपी के ही साथ था। जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी गलत नीतियों पर चल रही थी, नीतियों से भटक गई थी, और अब महाराष्ट्र का विकास तेजी के साथ होगा। और उन्होंने इतने बड़े फैसले के लिए कि बीजेपी सबसे बड़ा दल, बावजूद इसके बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री नहीं, इस फैसले के लिए उन्होंने बीजेपी का आभार जताया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं। सेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की, और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, और इसलिए उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभालना चाहिए। जेपी नड्डा की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया, सुनिए जरा। यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं, और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है, और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें, और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं।
चलिए बात कर लेते हैं यूपी की राजनीति की। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अखिलेश अपनों के बीच ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ओपी राजभर अखिलेश यादव के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश को परिवार के साथ तालमेल रखकर चलने की सलाह दी है। अभी तो उन्होंने 2 चुनाव जीते हैं, मूल्यांकन में तो जनता उनको ये महसूस करा रही है कि वास्तव में आप काम कर रहे हो। लेकिन जब आप गांव में जाइए तो गांव की स्थिति देखिए, जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट अभी गांव की तरफ नहीं हो पा रहे। शहरों में विकास के कार्य किए हैं, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में और आवश्यकता है, वहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो सुविधाएं एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए। सर, जैसे कि आपने जिक्र किया 2 उपचुनावों का, उसमें दोनों जगह वो समाजवादी पार्टी के गढ़ थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीता है। उसके चलते अब लगातार जो ओम प्रकाश राजभर हैं समाजवादी पार्टी के सहयोगी, वो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि पिता की विरासत मिली तो उसको बेटा बेच के खा रहे हैं। ओम प्रकाश जी कभी कभी कुछ बातें सही कह जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं, दोनों बातें उनकी हैं। मैं समझता हूँ कि ये हर राजनीतिक व्यक्ति को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, हार के कारण क्या है, और भविष्य में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आगे ऐसे परिणाम ना मिलें, अच्छे परिणाम मिलें। उसके लिए जो भी पार्टी का मुख्य व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका अपना विवेचन करे और मूल्यांकन के बाद में निर्णय करे कि हमें क्या करना चाहिए। सर, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की, लेकिन जो परिणाम है मन मुताबिक नहीं आए। अभी हाल ही में 2 उपचुनाव बीजेपी समाजवादी पार्टी गढ़, दोनों जगह बीजेपी जीत गई। तो क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को लेकर कुछ एक नई तैयारी करनी पड़ेगी, आत्मचिंतन करने की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि उनके पास उसका जवाब उनके पास ही, उनके परिवार में ही है। यदि वो परिवार के लोगों को उनकी राय लेकर के, उनसे विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ माननीय नेताजी अभी जीवित हैं और उनके निर्देश पर ही आगे राजनीति में सफल हो पाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो सर, क्या परिवार के लोगों में शिवपाल यादव जी भी शामिल हैं? मेरा उदाहरण वही दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेताजी हैं, शिवपाल सिंह जी हैं, रामगोपाल जी हैं। जो तालमेल उनका था पहले, उस तालमेल का अभाव रहा है, और जब तक ये तालमेल का अभाव रहेगा अखिलेश जी को ऐसे रिजल्ट मिलते रहेंगे। सर, इसके अलावा अगर बात करें उदयपुर की घटना की, तो बड़ी बीभत्स घटना हुई। उसके बाद में पूरे देश भर में लगातार गुस्सा है। उत्तर प्रदेश में भी कई सारी जगह हाई अलर्ट कर दिया है, कहीं ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर। धर्म के नाम पर ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, और इन घटनाओं पर सख्ती से पालन होना चाहिए। सख्ती से पुनरावृत्ति न होने पावे उसका प्रयास करना चाहिए। जो भी सरकार हो, किसी पार्टी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं ना हो जिसका दुष्प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा हो, और पूरे देश में नहीं, हमारी ख्याति पूरे विश्व में खराब हो रही हो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 14 जेलों के जेलर बदले गए। 15 डिप्टी जेलर्स का प्रमोशन हुआ है। प्रमोट होने की वजह से जेलर के पद पर इन्हें तैनाती मिली है, और 14 जेलों के जेलर बदल दिए गए हैं। जो डिप्टी जेलर थे उनका प्रमोशन हुआ है और वो अब जेलर के पद पर। ये लिस्ट भी इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। किन किन जगहों पर किन किन जेलों के जेलर बदले गए हैं, उसकी जानकारी इस लिस्ट में। इधर उदयपुर की घटना के बाद कानपुर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। कानपुर में दावत इस्लामी की सक्रियता का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद शहर में आईबी, इंटेलिजेंस और एटीएस सक्रिय हो गए, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीएए हिंसा मामले में फंडिंग का भी दावत इस्लामी से कनेक्शन था। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पीएफआई, एसडीपीआई और इस्लामी दावा सेंटर के सदस्य भी हैं। वहीं नोएडा से उदयपुर में हत्या करने वालों का वीडियो लाइक करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले आसिफ नाम के एक युवक को एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी की है। उदयपुर की घटना के बाद हाई अलर्ट है, कैसे तैयारियां देख रहे हैं?
जी, उसके बाद हमने जितने भी हमारे जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, लगातार हमारी पुलिस वहाँ पे ड्यूटी दे रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी परसों से ही भ्रमणशील हैं। सभी पॉइंटों पर हमने पीआरवी और अन्य व्हीकल्स को भी लगा दिया है। कुछ जगहों पर जहाँ पर ज्ञापन और देने की बात थी, उनके आयोजकों से बात की गई और वहाँ पर सकुशल आयोजनों को संपन्न कराया जा रहा है। सर, कुछ लोगों ने चंदे भी कराए, एक संगठन का नाम आ रहा है जिसके वो लोग पकड़े गए हैं, उस संगठन दावत इस्लामिया। तो कहीं ना कहीं चंदा लेना, इस पर भी जांच कराएंगे और कौन कौन संगठन है, इनका इन पे क्या है? देखिए, कानपुर में इस तरीके की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन हम सभी संगठनों पे, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी संगठन या अन्य जो इस घटना के पीछे जो कानपुर की घटना में इन्वॉल्व हैं, उन पर हम जांच कर रहे हैं। हमारी एसआईटी गठित है और हर प्रत्येक बिंदु पर जांच करके कार्रवाई की जा रही है। सर, कानपुर में अपना एक इतिहास रहा, 90 की बात की जाए, 90 के दशक की, 2000 के दशक की बात की जाए तो इनकी सक्रियता थी। और अगर 2019 की बात करें, सीए में फंडिंग के भी मामले आ रहे हैं, क्या उस बिंदु पर भी जाँच होगी? देखिए, हमने इसके लिए एक सीनियर ऑफिसर्स की एसआईटी गठित करी हुई है और वो सारे बिंदुओं पर, पहलुओं पर जांच कर रही है। तो आपने देखा हमारे साथ विजय सिंह मीना, जिनका साफ कहना और मानना है कि जितने भी संगठन हैं, जिनका भी नाम आ रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फंडिंग के मामले के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई। यानी जो भी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या जिनके जहन में कोई ऐसी बात है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। देखिए, कानपुर में 1990 के बाद से सक्रिय हुए। उसके बाद में यहाँ पर इनकी नारामऊ में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुल्ला इलियास कादरी भी शायद आया था। उसके बाद से ज़्यादा सक्रिय हुए और बाकी तो शासन प्रशासन अपना जांच करे तो उसमें खुद सामने आ जाएगा कि कहाँ कहाँ सक्रिय हैं और कितना सक्रिय हैं और इनकी क्या जो है गतिविधियाँ हैं। मैंने 2019 से इनका विरोध करना शुरू किया है और बड़ी मतलब जो ऑन रिकॉर्ड इनका विरोध किया और इनके बारे में बड़े प्रार्थना पत्र दिए, धरना दिया, प्रदर्शन दिया, इनकी गतिविधियों के बारे में बताया कि किस तरीके से फंडिंग इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन इकट्ठा करते हैं और क्या होता है, इसके बारे में शासन प्रशासन को सूचना दी। इधर आज लखनऊ में एमएसएमई विभाग की ओर से लोन मेला आयोजित किया गया, जिसमें 1,90,000 लाभार्थियों को कुल 16,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अलग अलग जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। ये ऋण वितरण समारोह अलग अलग प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में सीएम रोजगार की योजना के लाभार्थियों को भी ऋण वितरित करते रहे। साथ ही सीएम योगी ने साल 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की सालाना ऋण योजना का भी शुभारंभ किया। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी और 2017 में आने के बाद जब इच्छा शक्ति बलवती हुई और राज्य सरकार ने इस पर कार्य प्रारंभ किया तो न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में जब 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये सब क्या कर रहे हैं। अचानक नहीं किया था, इस पे हमने शोध किया था, इस पे व्यापक कार्य योजना बनाई थी और मैं तब भी इस बात को मानता था कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमारे परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब बना देगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की 2016 तक एक्सपोर्ट कुल 80,000 करोड़ के आसपास थी, आज वो बढ़ करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक वार्षिक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम जो उद्योगों ने, उद्यमियों ने, हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने
इधर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी क्रम में आज वो जौनपुर पहुंचे, जहां पर रेहटी सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। दरअसल डिप्टी सीएम लखनऊ से वाराणसी जा रहे थे और इसी दौरान जौनपुर की रेहटी सीएचसी पहुंच गए। यहां पर उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की हकीकत जानी। वार्ड में उन्हें गंदगी दिखी तो डिप्टी सीएम ने डॉक्टर को फटकार लगा दी और जल्द ही सभी कमियों को दूर करने का आदेश दिया। चिट्ठी तो भेजे हैं ना, रोज होना चाहिए डॉक्टर साहब, सफाई ऐसा काम है रोज का है। पूरे हो जाते हैं डॉक्टर साहब, बहुत बुरी हालत है। देखिए अस्पताल इसलिए एक मरीजों को हम सेवा करें, यहाँ एक इधर आगरा में ब्लॉगर ऋतिका मर्डर मिस्ट्री में एक और चौंका देने वाला खुलासा आया है और खुलासा ये है कि ऋतिका ने अपनी मौत का अंदेशा पहले ही जताया था। 12 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई थी उसने। ये एफआईआर टूंडला थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें 4 नामजद और 2 अज्ञात शामिल हैं। इस बात का खुलासा एक पत्र से हुआ। इस पत्र को ऋतिका के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ बताया जा रहा है। 28 मार्च को ये पत्र लिखा गया था फिरोजाबाद के एसएसपी के नाम, जिसमें उसने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। तो ऋतिका को पहले से शक था और ऋतिका के परिवार वालों ने भी बताया था कि उसका पति उसे परेशान करता था और मारने की धमकी उसने पहले भी दी थी। लखनऊ पुलिस और प्रशासन ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की करीब 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। रिजवान जहीर की मड़ियाव वाली संपत्ति कुर्क की गई। अल्लूनगर डिगुरिया गांव में करीब 1 हेक्टेयर जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया। रिजवान जहीर का नाम यूपी के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में है। रिजवान तुलसीपुर के सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। इधर इटावा की चकरनगर पुलिस ने गैंगस्टर शिव किशोर यादव की 1 करोड़ 10 लाख की कीमत की 8 गाड़ियां जब्त की है। गैंगस्टर आरोपी शिव किशोर यादव की पत्नी सुनीता यादव समाजवादी पार्टी से चकरनगर की ब्लॉक प्रमुख हैं। पुलिस ने शिव किशोर यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की है गैंगस्टर एक्ट के तहत। इससे पहले शिव किशोर का चकरनगर का घर भी मुनादी के बाद कुर्क किया गया था। इधर वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 17 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साल 2004 से 14 के बीच फर्जी डिग्री बांटने का ये मामला है। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करवाई। खबर है कि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 2004 से 2014 के बीच 1130 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं और 207 शिक्षकों के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली है। ये भी खुलासा हुआ है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियों से 1300 लोगों को सरकारी नौकरी भी मिली है। ये मामला 2015 में सामने आया था। जांच के दौरान ये पता चला कि फर्जी डिग्रियों को अधिकारियों की मिलीभगत से सत्यापित करवाया गया था। विश्वविद्यालय में कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो है शासन के तरफ से एसआईटी की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाया है। जैसे ही प्राप्त होता है तो हम उस पर विस्तृत जानकारी जो है देने में सक्षम होंगे। ये किस तरीके के का मामला है, यदि आपको जानकारी? मेरी जानकारी के हिसाब से यह प्रकरण सत्यापन से संबंधित है। जो शिक्षक बीटीसी में भर्ती में शिक्षक बने हैं उनके प्रमाण पत्रों से सत्यापन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मानसून के पूरी तरह से आ जाने की बात कही जा रही। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और इसी बीच आज दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश की ये तस्वीर आप देखिए। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जल भराव की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, चित्रकूट, हरदोई, सीतापुर, फिरोजाबाद, आगरा, संभल, कानपुर और उन्नाव में बारिश हुई, जिसके बाद की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां कई शहरों में बारिश के बाद
लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ा, तो कई जगहों पर जल भराव की वजह से सड़कों पर मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। बेहद उमस वाली और परेशान करने वाली और साथ में यूं कहें कि तपिश वाली गर्मी से राजधानी लखनऊ समेत आसपास के लोगों को आज से निजात मिल गई है। साफ तौर से आप देखें तो लगातार राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का आलम यह है कि ये बारिश न सिर्फ लखनऊ तक सिमटी हुई है बल्कि उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी बारिश नजर आ रही है। खबरों के अनुसार सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली तक ये बारिश फैली हुई है। इस बारिश का लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था। उधर मौसम विभाग ने इस बात को साफ किया है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खास तौर से इस हफ्ते में बारिश लगातार होती रहेगी। साथ ही अगर तापमान की बात करें, जो तापमान जहां पर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं आज बारिश के बाद इसका आंकड़ा 27 तक आ गया है। यानी कि सीधे तौर से 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान तमाम इलाकों में कम हुए हैं। साथ ही नगर निगम की जिम्मेदारियां अब ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब जल भराव की भी शिकायत होगी। साथ ही नगर निगम की असल पोल पट्टी भी खुलकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर और एक और ट्विस्ट। शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे फडणवीस। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि सरकार में शामिल होंगे फडणवीस। महाराष्ट्र और जनता के हित में यह फैसला है। अमित शाह का यह ट्वीट। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अपील की जा रही है, मनाया जा रहा है फडणवीस को कि वो सरकार में शामिल हो। और अब ये ट्वीट आपके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे फडणवीस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये महाराष्ट्र और जनता के हित में लिया गया फैसला है। 2019 में दरअसल इससे पहले जब फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आए हैं, ना कि सत्ता के लालच में। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसके बाद ही खबर आने लगी कि बीजेपी के ही एक धड़े में इस बात को लेकर थोड़ी हैरानी है, नाराजगी भी है, जिन्हें शायद इस बात का इंतजार होगा कि मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह मिलेगी। और उसके बाद एक और फैसला आता है। पहले जेपी नड्डा आते हैं, वो बाइट देते हैं, बयान देते हैं और कहते हैं कि अनुरोध किया जा रहा, मनाया जा रहा है एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में शामिल होने के लिए फडणवीस को। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि शामिल होंगे फडणवीस। जानकारी देते हैं अमित शाह कि शामिल होंगे फडणवीस। अभी मायने लगाए जा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे में और कितने ट्विस्ट आने बाकी हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।